औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी डिबेट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं TTV। नाज़रीन, हम अपने इस डिबेट प्रोग्राम में गिलगित बाल्टिस्तान के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं जनरल 2020 गिलगित बाल्टिस्तान असम्बली के, इसमें जो भी कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो, उनके साथ हम नशस्त रखते हैं, उनके साथ हम सिटिंग रखते हैं। बेसिक हमारा मकसद ये है कि जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या मैनिफेस्टो है, क्या विजन लेके वो इलेक्शन में जा रहे हैं, आवाम के दरमियान जा रहे हैं, उनको हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। 15 नवंबर 2020 को गिलगित बाल्टिस्तान के जो जनरल इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान के 24 हलकों के अंदर तकरीबन 550 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसका मकसद जो है वो आवाम अपनी वोट के ज़रिए से, अपनी राय दही के ज़रिए से अपने जो लीडर्स होते हैं, अपने जो नुमाइंदे होते हैं उनका इंतखाब करते हैं। ये एक जमहूरियत का एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। आज हमारे साथ नाज़रीन हमारे गेस्ट हैं हल्का 2 के अंदर जो कैंडिडेट हैं कौसर हुसैन साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे हल्का 2 के अंदर उन्होंने एंट्री मारी है। हम आपका थोड़ा सा अपना कौसर हुसैन साहब को सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। इसके बाद नाज़रीन हम आपको थोड़ा इनके बारे में बताते चले कि ये एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर इलाके में टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी के अंदर सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करने में, इसी तरह मुख्तलिफ सोशल सेक्टर के अंदर इनकी जो है वो सर्विसेज हैं। सबसे पहले कौसर हुसैन साहब, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। यकीनन हम भी ये जानना चाहेंगे, हमारा व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे, आपका जो थोड़ा प्रोफाइल है, आप एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं, इस हवाले से थोड़ा आप हमारे व्यूवर्स को कुछ बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अवामी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाने के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाए। थैंक यू। मेरा ताल्लुक़ जो है एक बिज़नेस फैमिली से है और मेरे पिछले 20 साल तजुर्बा जो है वो सयाहत के शोबे से ही मैं मुंसलिक रहा और मैंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे पहले डोमेस्टिक टूरिज़म को प्रोमोट करने की कोशिश की। और डोमेस्टिक प्रोमोशन जो है वो क्योंकि आफ्टर 9/11 गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्योंकि टूरिस्ट इंटरनेशनल जो था वो नहीं आ रहा था, तो उसके बाद फिर यहाँ की जो टूरिज़म फैमिली थी उसकी सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको नया जो है वो बिज़नेस मार्केट को चूज़ करना था। सो इसलिए मैंने डोमेस्टिक टूरिज़म को चूज़ किया। क्योंकि 9/11 के बाद तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का आना मुकम्मल तौर पे वो बंद हो चुका था। सो उसके बाद फिर हमने इसको प्रॉपर रेंट ए कार के ऊपर हमने काम किया और इसके अलावा फिर वक्त के साथ साथ इस बिज़नेस को हमने सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लेके और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो डोमेस्टिक टूरिज़म एक अच्छे और स्ट्रेंथन पोजीशन के ऊपर है और अच्छी इकॉनमी हमारी जा रही है। तो उसके बाद फिर साथ साथ इलाकाई इश्यूज़ के ऊपर जब एंटी टैक्स मूवमेंट का जो 2018 में 17-18 में जो एक इशू चला, उसके ऊपर हमने अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर काम किया और मैं गिलगित बल्तिस्तान होटल एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं गिलगित बल्तिस्तान रेंट ए कार एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इसी तरह बस बचपन से ही मुझे शौक़ था समाजी काम करने का, तो मोहल्ले के लेवल पे, फिर इलाकाई लेवल पे, और फिर इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली जो है कोविड-19 का सबसे बड़ा इशू ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड ये जो है ना ये फैला और मैं जिस समाजी ओहदे पे फाइज़ रहा वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम NGOs से और हुकूमत इंतज़ामिया से मिल के कम्युनिटी को, इलाके को कोविड से बचाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स के हवाले से और दीगर सर्विसेज के हवाले से, फूड के हवाले से जहाँ पे हम थे उस लिहाज से हमने इस इलाके की खिदमत की और इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ हम मैदान अमल में आए हैं कि आवाम की भरपूर खिदमत करें। क्योंकि जब तक आपके पास इख्तियार नहीं होता, आप किसी मनसब पे फाइज नहीं होते, आप इलाके की और आवाम की बेहतर खिदमत नहीं कर सकते। यही विज़न है और सबसे पहला ये, उसके बाद फिर ये है कि इलाके को प्रमोशन आगे प्रमोट करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपने इलाके के अंदर अमन व अमान के लिए किरदार अदा करना है।
और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इस मुल्क के कोने कोने में अमन कायम ना हो। बिल्कुल। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सर है, अगर सर में दर्द हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका धड़ जो है सुकून से बैठ सके। बिल्कुल ऐसा है। तो इसके लिए हमारी कोशिश है कि इलाके में अमन व अमान के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, यूथ के लिए काम करें और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी समाजी खिदमत के जज्बे के साथ कारोबार तो यह है कि मेरा कारोबार चल रहा है और इंशाल्लाह मेरा स्टाफ है, मेरा सेटअप मेरा अपना है जो वो चलेगा, लेकिन कारोबार के साथ साथ समाजी खिदमत का भी जज्बा होना चाहिए कि आप इंसानियत के लिए कुछ कर सकें, इलाके के लिए कुछ कर सकें, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। सो हम कुछ बेहतर करने के लिए इस सियासी मैदान में अच्छा कौसर साहब, जो कि हमारा सवाल नेक्स्ट हमारा जो आपसे पूछना था वो तकरीबन आपने कवर अप किया कि आपका बिज़नेस के अंदर आपकी हेवी प्रोफाइल है, उसके साथ फिर आप इधर पॉलिटिक्स में आ गए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो पैदा होता है, क्या हमारे उसके अंदर माशरे के अंदर खिदमत करने के लिए जो है वो पॉलिटिक्स ही बेहतरीन जो है वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके ज़रिए से आप पब्लिक की खिदमत कर सकते हैं, रादर देन अगर हम देखते हैं कि आप टूरिज़म सेक्टर के अंदर हैं, सोशल सेक्टर के अंदर हैं, बिज़नेस के अंदर हैं, वहाँ पे भी बैठ के आप खिदमत कर सकते थे। लेकिन इसकी तरफ आने की क्या वजह है? और दूसरा, खिदमत करने के लिए क्या ये पॉलिटिक्स ही जो है वो बेस्ट या आइडियल है प्लेटफॉर्म है? देखिए जी, खिदमत जैसे आपने जो है ना बड़ा बेहतरीन सवाल किया है। मैंने अपने पिछले अल्फाज में ही मैंने थोड़ा सा आपको मैंने इशारा किया था कि यकीनन जो है ना इंसानी खिदमत के लिए बहुत सारे आप इदारे बना सकते हैं, NGOs बना सकते हैं, मोहल्ले लेवल की कमेटियाँ बना सकते हैं, वो होती हैं लिमिटेड। लेकिन मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स के ऊपर मैं लोअर लेवल से अपने उन प्लेटफार्म्स को पास ऑन करते हुए मैं ऊपर आया हूँ। ठीक है। अब मेरा लेवल अब उस मोहल्ले और उस गांव से निकल के डायनेमिक्स जो है अभी वो चेंज हो गई हैं। क्योंकि पहले जब मैं जिस माशरे में पला बढ़ा और अब जिस माशरे के अंदर हूँ, पहले मेरा हल्का अहबाब कम था, फिर बढ़ा, फिर इलाके की आबादी बढ़ी, फिर लामोहला इंसान की सोच बचपन से जवानी की तरफ आती है, फिर मुख्तलिफ होती है, फिर उस जवानी से फिर एक बुढ़ापे की तरफ इंसान रुख करता है, तो फिर उसका वो जो सोच का मेयार है वो चेंज हो जाता है। सो अब मैं समझता हूँ कि अब मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए मुस्बित सोच के साथ इलाके को अच्छे अंदाज में अवामी खिदमत को आगे लेके जाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई अगर अवाम की बेहतर खिदमत अगर आपने करनी है तो मुझे जो है ना वो सियासी प्लेटफार्म के ऊपर आना पड़ेगा। सो इसी सोच के साथ मैं सियासी प्लेटफार्म को मैंने इसको जमहूरियत को चूज़ किया है ताकि मैं अवामी खिदमत बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकूं। ठीक हो गया। अच्छा कौसर साहब, आप हल्का 2 से गिलगित के अंदर जो बड़ा हल्का है, जो हल्का 1, 2 और 3 यहाँ के डायनेमिक्स के हवाले से ओवरऑल GB के पॉलिटिक्स के ऊपर भी आप बात करें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सियासत का जो है वो क्या मेयार है, फिर उसके बाद आप जब आपके हल्के के अंदर आते हैं तो हल्के के पॉलिटिक्स के क्या डायनेमिक्स हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस तरह है कि गिलगित बल्तिस्तान की अगर पॉलिटिकल डायनेमिक्स को अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है आप यूरोप की तरह, अमेरिका की तरह, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड जो इलेक्शंस होते हैं उसको आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को फिर आप जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के साथ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स जो है इसके अंदर जो है कि चूँकि अभी वफाकी यहाँ पे जो सियासी बड़ी मेन स्ट्रीम की सियासी पार्टियाँ हैं वो भी अपनी खिदमत यहाँ पे सरंजाम दे रही हैं। और मैं एक बात यहाँ पे बयान करना ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर जो है ना वो कीचड़ उछालते हैं और एक दूसरे की ख़िलाफ़ बातें करते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सियासत नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकली इख्तलाफात एक दूसरे से आप रखते हैं क्योंकि आपका नज़रिया हर एक के साथ आपका नज़रिया नहीं मिलता, डिफरेंट हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर जो है ना मुखालिफ के ऊपर वार करें। बेहतर ये होगा कि सियासत को सियासत खेलें और नफ़रत की तरफ इसको नहीं लेके जाएं, क्योंकि अवाम को जो है ना वो नफ़रत की तरफ, अगर हम खुद अवाम के दरमियान नफ़रत फैलाएंगे तो आप कैसे इलाके के अंदर अमन और मोहब्बत भाईचारगी फैला सकते हैं। सो गिलगित के अंदर जो सियासी माहौल है यहाँ पे पॉलिटिकल भी है,
यहाँ पे जो कौमी भी है, यहाँ पे यहाँ की इलाकाई जो है ना कुछ पार्टियाँ हैं जो कौमी अपनी एक अलग सोच रखती हैं, वफाकी पार्टियों की अलग सोच है। फिर कुछ हलके ऐसे हैं जहाँ पे जो सेक्टेरियन इन्फ्लुएंस भी यहाँ के अंदर जो है ना वो भी इन्वॉल्व है। अगर कोई ये कहता है कि मैं नहीं करता हूँ या कोई नहीं करता है, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आप ख़ुद इससे बखूबी आगाह हैं, तो ये चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि एक ज़बान ज़्यादा ख़ास आम एक मुहावरा चलाते हैं कि सियासत में सब कुछ जायज़ है। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। आपके रिलेशंस हैं, आपका किरदार है, आपके अफकार हैं, और आपका मंशूर होता है, मैन जो आपका है वो आपका मैनिफेस्टो है। अगर आप अच्छा मैनिफेस्टो बना के आते हैं और उस मैनिफेस्टो के ऊपर अगर आप अमल करते हैं और आवाम को अपने मैनिफेस्टो के ऊपर आप कायल करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो जो है सबसे बेस्ट है पॉलिटिक्स के लिए। क्योंकि आप अपने मैनिफेस्टो को जो है ना वो उसको आवाम के सामने रखें और आवाम के सामने जाएं। हर एक को जमहूरियत के अंदर आने का उसका पाकिस्तान के अंदर आईनी इख्तियार उसका हक़ है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जमहूरी अंदाज में रहते हुए, अपने सकाफ़ती इक़दार और अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए हर बंदा अपनी सियासत करे, और नफ़रत पैदा करके सियासत कोई भी ना करे। तो यही बेहतर होगा कि एक दूसरे की मुखालिफत करके अपने आप को आगे बढ़ाने से बेहतर यही होगा कि एक दूसरे की तारीफ़ करें। हाँ, अगर आप साबका हुक्मरान हमारे यहाँ पे जितने भी असम्बली मेंबरान यहाँ पे रहे, उन्होंने अपनी बिसात के मुताबिक खिदमत की, और अगर कोई गलत काम किया है तो हम नए आने वालों का फ़र्ज़ बनता है कि उनसे जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ हम ना दोहराएं, और उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं और साथ हमारी जहनों में जो हमारी प्लानिंग जो अच्छे कामों की है उसको मशअल राह बनाएं, और खुशगवार माहौल में इस सियासी मैदान को इंशाअल्लाह हम आगे 15 नवंबर तक लेके जाएंगे, और उसके बाद जो भी होगा फ़ैसला इंशाअल्लाह हम भरपूर किरदार अदा करेंगे अपने इलाके के सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा कौसर साहब, जैसा कि आपने मैनिफेस्टो के हवाले से कहा कि एक अच्छा लीडर या अच्छा पॉलिटिशियन वो होता है जो एक अच्छा मंशूर लेके पब्लिक के दरमियान जाता है, तो आप इस दफ़ा क्या मैनिफेस्टो लेके, क्या इंतखाबी मंशूर लेके आप अपने पब्लिक के दरमियान आ गए हैं? मेरे मैनिफेस्टो का फ़र्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने अमन व अमान इलाके के अंदर अमन व अमान और बैनुल मसालकी मजहबी अहम आहंगी, इंटरफेथ हारमनी। क्योंकि किसी भी इलाके के अंदर अमन व अमान कायम नहीं होता, वो इलाका तरक्की नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमारा इलाका गिलगित बल्तिस्तान पिछले काफ़ी अरसों से 15-20 साल नहीं तो 25-30 सालों से यहाँ के अंदर इस अमन व अमान के हवाले से सफ़र रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो पोजीशन नहीं है। और वो ज़माना कुछ और था, उस दौर में हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एजुकेशन रेशो भी इतना नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में सारे पढ़ी लिखी आवाम है, मर्द व ख़वातीन सब समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। और अब भी पाकिस्तान के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी जो है ना अमन व अमान को ख़राब करने की बहुत सारी साजिशें हो रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये आवाम, यूथ, स्पेशली मेरी यूथ से रिक्वेस्ट होगी कि साजिशकारों से होशियार रहें, इलाके के अंदर अमन व अमान कायम रखें, और इसी में ही हम सब की तरक्की है। और दूसरी बात यह है कि गिलगित शहर के अंदर जो इश्यूज़ हैं हमारे, अभी इन दिनों में तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो अवेलेबल है, लेकिन अगले नवंबर जो ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से हमारे पास बिजली की शॉर्टेज आएगी। और कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े इस वक्त जो है ना वो पिछली हुकूमतों ने लॉन्च किए हैं, उम्मीद है कि वो टाइमली वो भी कंप्लीट होंगे। लेकिन साथ साथ अगर कमी होती है तो आगे आके हम मेन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तवानाई की कमी को पूरा किया जाए। उसकी वजह यह होती है कि जब तक आपके पास तवानाई ना हो तो आप फिर तरक्की के राह में, क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आपके बच्चों की तालीम से लेके घर के अंदर गीज़र से लेकर ओवरऑल छोटी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, इसके लिए स्पेशली टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर जो तवानाई है, बिजली की जो तरसील है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है उसे बिजली की ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरियात और बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं तवानाई से।
और उसके बाद फिर गिलगित के अंदर जो है ना मेन इशू जो है वो है साफ़ पानी की फराहमी। हालांकि गिलगित सिटी के सराउंडिंग में देखें तो हमारे पास कारगा नाला सबसे बेहतरीन हमारे पास जो है ना वो रनिंग फ्लो वाटर है और वो जाके दरियाए गिलगित में शामिल होता है। इसी तरह जुटियाल नाला है हमारे पास, और इन्हीं पहाड़ों के पीछे जो है ना हमारे पास सैकड़ों ऐसी झीलें हैं जो पीने की साफ़ पानी जो है ना वो फराहम कर सकती हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि गिलगित सिटी के लिए कम से कम जो है ना साफ़ पानी की फराहमी को हम यकीनी बनाएं, और उसके साथ फिर सेवरेज का निज़ाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वाइट पेपर ब्लैक एंड वाइट हमने दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम यूथ के लिए स्पेशली काउंसलिंग प्रोग्राम्स और इंटरनेशनली यूथ को जो है ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे उनको फ़राहम करना, यूथ के लिए इंटरनेशनली जो है ना एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फ़राहम करना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझते हैं। और मेरी ज़ाती तौर पे ये ख्वाहिश है कि अवाम को, यूथ को मुलाज़मत की तरफ ले जाने से बेहतर है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम लेके जाएंगे, यूथ को हम अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, ना कि वो उनको किसी का मुलाजिम बनाएं। हमारी कोशिश होगी कि यूथ इस काबिल बने कि वो अपने साथ बहुत सारों को जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल हो, ना कि एक बंदे को आप उठा के एक ऑफ़िस में लगा दें और फिर वही ग़ुलामी और वही मुलाजमत और वही चौकीदारी वाला निज़ाम। तो हमारी जो सोच है, हम यूथ को जो है ना प्रमोट करने के लिए उसको बिज़नेस की तरफ लेके जाएंगे, उसको स्मॉल बिज़नेस से स्टार्ट कराएंगे, उसके बाद फिर वो मीडियम पे चला जाएगा, फिर उसके बाद वो हायर लेवल पे चला जाएगा। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, टूरिज़म सेक्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा ओपन है। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है। जी, इसमें कौसर साहब आपके मैनिफेस्टो के अंदर जो यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अटैक करना है, हम समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त यूथ का, ज़्यादातर जो यूथ है वो ये समझती है कि हमने एजुकेशन हासिल करना है, डिग्री लेनी है, गवर्नमेंट जॉब्स करनी है, आराम से बैठने हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बस। इससे निकलने के लिए हमारे यूथ को, और हमने अक्सर ये भी देखा है कि बहुत से यूथ ऐसे हैं जो मास्टर्स एमफिल पीएचडी करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो कोई इस तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं आते हैं। आप थोड़ी अपनी लाइफ को, अपने एक्सपीरियंस को भी थोड़ा वहाँ पे शेयर करें कि आपने इस स्टार्टअप को कैसे आपने इनिशिएट किया बिज़नेस की तरफ। और बहुत से यूथ ये कहते हैं कि हमारे पास एक रुपये भी नहीं है तो हम कैसे बिज़नेस स्टार्ट करें। इस तमाम सिचुएशन में आप क्या अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक शेयर करना चाहेंगे, हमारे यूथ को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो बिज़नेस की तरफ आ जाए? जिस तरह हुजूर पाक की हदीस मुबारक भी है कि रिज़्क़ के जो है वो 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से जो है वो कारोबार में है और 1 हिस्सा नौकरी में है। जी बिल्कुल ऐसा है। शुक्रिया, आपका बड़ा अच्छा सवाल है यूथ के लिए। देखें, बदकिस्मती से हुआ यह है कि जब भी जमहूरियत के लिए किरदार अदा किया, जमहूरियत को ज़िंदा रखा, जमहूरियत को परवान चढ़ाया, उसमें किसका ज़्यादा रोल रहा? मेरे हिसाब से ओवरऑल पाकिस्तान को देखें या गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो आपकी जो है 70% जो आपकी यूथ है, 60 to 70% जो यूथ है वो इस डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है इसके अंदर जो है ना इन्वॉल्वमेंट इनकी है। और अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि यूथ के लिए जो है ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं होता, यूथ के लिए कोई ऐसा काम नहीं होता। अब यूथ को लगाया ही इस सोच के अंदर, उनकी जो है ना वो सोच इस तरह ऊपर बनाई गई है, पैदा हो चुकी है पैदाइश से कि भाई अगर कोई पूछा जाता है, अगर आप मोहल्ले में किसी कहीं पे किसी अपनी बेटे का रिश्ता लेके जाते हैं तो आगे से सवाल होता है जी बेटा क्या काम करता है। अगर आप उसे कहें ना जी कि मेरा बेटा कोई दुकान चलाता है, वो कहता है यार नहीं ऐसा नहीं यार, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है। अब मुझे बताएं कि आप अपनी इस कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप अपनी कौम को 8,000 की नौकरी दे के इस कौम को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, बिल्कुल, या आप अपनी कौम को स्मॉल बिजनेसेस में उनको स्टार्टअप लेके उसके बाद उनको ऊपर लेके जाएंगे? मैं अपना बताता हूँ, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप लिया, ये बात है 2001 की, ठीक, और उस वक्त मेरे पास जस्ट जो है
25,000 रुपये थे। और उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में एज ए टीचर वहाँ पे मुदर्रिस था। फिर मेरा एक दोस्त था, अनफॉर्चुनेटली वो एयर ब्लू के हादसे में वो वफ़ात पा गए, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर थे। हम दोनों ने एक जॉइंट वेंचर, एक कंपनी हम दोनों ने एज ए पार्टनरशिप हमने उसको शुरू किया, टूरिज़म कंपनी को, और हमारे पास टोटल 25,000 रुपये थे। हमने उस दौर में एक उन पैसों से और भी दोस्तों से कर्जा करके जस्ट एक ऑफिस सेटअप किया। ठीक। उसके बाद हमने, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि हमने एनजीओज़ को हंट किया। एनजीओज़ जो है कि वो बहुत बड़ा एक सेक्टर है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए अपना अच्छा रोल अदा कर रहे हैं। स्पेशली जो है यहाँ पे गिलगित के अंदर जो है उस दौर में जो था वो आगा खान फाउंडेशन, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क था, और उसके बाद ब्रिटिश काउंसिल यहाँ पे था, WWF था, IUCN था, और बहुत सारे ऐसे इदारे थे। क्योंकि यहाँ पे जिस बिज़नेस को हमने हंट किया था, डोमेस्टिक टूरिज़म और रेंट ए कार, हमारे दो मेन जो है ना मैंडेटरी बिजनेसेस के ये दो मेन आइटम्स थे। तो वो नीड थी मार्केट की, तो हमें वेलकम किया मार्केट ने, और हमने मार्केट को अच्छा सर्व किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इन 18-20 सालों के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे फेलोज़ जो आर्मी ऑफिशल्स भी हैं, वो मुझे देख के अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो रश्क करते हैं। मैं उन्हें देख के रश्क करता हूँ, वो मुझे देख के रश्क करते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बिज़नेस एंटरप्रेन्योर है वो आज़ाद है, वो सोशल वर्क भी कर सकता है, वो अपनी फैमिली को भी एंटरटेन कर सकता है, और बहुत सारे आपके जो है ना इलाके के मसाइल में भी अपना रोल अदा कर सकता है बेनिस्बत एक मुलाजिम के, चाहे वो जितना भी बड़ा मुलाजिम क्यों ना हो। क्योंकि मुलाजिम आज़ाद होता है, उसकी सोच आज़ाद होती है, और वो कम्युनिटी के अंदर जो है ना वो हर किस्म की कम्युनिटी के साथ मिलता है। कम्युनिटी मीन्स ये है कि कम्युनिटी के अंदर तमाम वो इंसान जो किसी भी फिक्स से, किसी भी सोच से उनका ताल्लुक़ हो, वो कॉमन इंटरेस्ट उसके अंदर शामिल हो, वो हमारी कम्युनिटी होती है। ये नहीं कि हम डिविजन्स करें ABC, ये बेहतर नहीं है। तो अभी हम इन ABC डिवीज़न से हमें निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी नौजवानों के लिए यही अपील होगी, और वो हमारे साथ ताउन करें। अगर इस कौम को आगे लेके जाना है तो हमें बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना पड़ेगा, हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और विदाउट काउंसलिंग, जो अभी इसलिए आपने जो सवाल में कहा कि यूथ जो है ना वो पढ़ लिख के बस जॉब करे और शादी करे, नहीं जनाब, ये दुनिया बहुत बड़ी है। आप शादी अमेरिका में भी कर सकते हैं, फ्रांस में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप गिलगित में बैठ के करें। सो पहले आप कोई अचीवमेंट ले लें, अचीवमेंट लेने के बाद उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बहुत अच्छी सी अच्छी फैमिली के अंदर आप जो है ना शादी कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे घरानों में आपके रिश्ते बन सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली आप साउंड हो जाएं, और माशरे के अंदर आपका जो है ना एक पॉजिटिव रोल हो, आपका अच्छा किरदार हो। तो मैं यही कह रहा था कि मैं 25,000 से मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुँह कुछ नहीं कहूँगा। मेरे रिश्ता, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा माशरा मुझे जानता है कि मैं कहाँ तक पहुँचा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने इन 20 सालों में करोड़ों कमाया, और इतना मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मेरे हराम से नहीं कमाया, मैंने हलाल से कमाया। अपने बहन भाइयों पे भी ख़र्च किया, अपनी फैमिली पे भी ख़र्च किया, अपनी जायदाद भी बनाई, और माशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम भी मैंने पाया। और आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, मैं अपने इलाके के बुज़ुर्गों का भी इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। और मैं शुरू दिन से एज़ अ पॉलिटिकल वर्कर बहुत सारे सियासी अकाबरीन के साथ भी रहा, उनकी भी रहनुमाई रही, उलमाए कराम की भी रहनुमाई रही। और मेरी यही बस ख्वाहिश है कि मैं आवाम को इस ग़ुलामाना सोच से निकालूं, उनको आज़ादाना माहौल में डाल दूं, और वो जो है ना वो अच्छे, कामयाब और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत ज़बरदस्त कौसर हुसैन साहब। एक चीज़ जो कि टूरिज़म के अंदर भी आपकी बड़ा एक्सपीरियंस है, आपकी हॉस्पिटलिटी के हवाले से, दीगर चीज़ें हम इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज़, हम अक्सर जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जिनके साथ हम
सेशन रखते हैं। एक सवाल हम पूछते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के हवाले से नेचर रिसोर्सेज हमारे पास है मिनरल्स की शक्ल में, टूरिज़म की शक्ल में। कहा जाता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग जो है वो सोने के कान में भूखे सोते हैं। इससे हम अपने लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, और फिर आपका जो टूरिज़म के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा लेते हुए आने वाले फ्यूचर में हम इस इंडस्ट्री से हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं? जी, टूरिज़्म जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि हम लोग काम नहीं करते हैं। जब हम मनसब के ऊपर बैठते हैं ना, तो सिर्फ हम अपनी अय्याशियों के चक्कर में होते हैं, और हम जो है ना वो अशप्रस्त बन गए हैं। हम लोग नहीं, मसला ये है कि हमारी सोच जो है वो इंतहाई महदूद है। बिल्कुल ऐसा सोच हमारी महदूद है। इस सोच को आपको, अपनी सोच को फैलाना पड़ेगा और टीम वर्क करना पड़ेगा। आप अकेले एज अ सिंगल कैंडिडेट जो है ना, आप गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को फेस नहीं कर सकते। टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क जब तक ना हो, आपकी इलाका तरक्की नहीं कर सकता। अब आपने मादनियात की बात की। मादनियात के आपके सारे लीजेज़ वो आपके जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के किसी को लीज़ मिलता नहीं है। वो जनाब वाला बाहर से कोई भी आके उसे लीज़ मिल जाता है। उसकी वजह क्या है? हमें उसकी जड़ों को देखना पड़ेगा। क्या हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर नहीं है? क्योंकि आपको डिगिंग करनी है, आपको मिनरल्स के अंदर आपको मशीनरी की इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है। क्या वजूहात हैं? अब वो मिनरल डिपार्टमेंट जो है, लीजेस का जो डिपार्टमेंट है, वो मेरा ख्याल है अब तक आपको गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल को ट्रांसफ़र नहीं हुआ, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त तक तो नहीं हुआ था। अब आपके पास वो इख्तियार ही नहीं है कि आपको लीज मिले, तो आप उसके ऊपर क्या करेंगे? और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे काउंसलिंग नहीं है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर बनता जा रहा है। उसकी वजूहात ये हैं कि जिसको रास्ता पता है वो अपने यूथ को रास्ता नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो इस खौफ में है कि मैं अगर इसको रास्ता दिखाऊं तो कल ये मेरे मुकाबले में सियासत में आएगा, कल को ये मेरे मुकाबले में बड़ा बंगला बनाएगा, ये गाड़ियों में ये भी फिरेगा, तो मेरी कौन इज्जत करेगा? हमारी सोच की लेवल यह है, हम सोच के इस दर्जे पे फाइज हैं। मनहैसुल कौम, जब आप अपनी सोच को अपना पॉजिटिव किरदार के अंदर तब्दील नहीं करेंगे, पॉजिटिवली तब्दील नहीं करेंगे, आप जो है ना इसके अंदर तरक्की नहीं कर सकते। उसी तरह आपने टूरिज़म का कहा, इसी तरह आपने फॉरेस्ट की बात की। फॉरेस्ट तो यह है कि मैं टोटली फॉरेस्ट कटिंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अखबारी बयानात होते हैं, वज़रा जो हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, इससे पहले भी रहे, सैकड़ों वज़ीर रहे, सैकड़ों एमएनएज़ रहे, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रही गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। ये डिफॉरेस्टेशन नहीं हो रही, बल्कि इंसानियत का कत्ल आम हो रहा है। एक बंदा कह रहा है कि जी यहाँ पे मेरी रॉयल्टी है। भाई देखें, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, आप 100 साल 200 साल पुराने जंगल को काट रहे हैं, तो उसकी रीप्लांटेशन भी होनी चाहिए। बिल्कुल, वो प्लांटेशन हो तो फिर ठीक है, आप उसको डिफॉरेस्टेशन भी एक तरीक़ेकार से हो, एक कानून से हो। कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो अब इसके अंदर जो इदारे हैं जिन्होंने इस फॉरेस्ट को जो है ना प्रोटेक्ट करना है, उनको अपना रोल अदा करना है। बाकी मैं और आप रोल अदा नहीं कर सकते। मैं और आप जो है ना एक बैठ के एक डायलॉग कर सकते हैं, एक तजिया कर सकते हैं, एक एहसास अवाम के अंदर एक एहसास पैदा करा सकते हैं। बाकी आप इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इदारे हैं। कानून को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोक सकते। उसके अलावा टूरिज़म के पास, हमारे पास रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे जितने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म के लिए रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कहीं और ऐसे रिसोर्सेज हों। यानी इस वक्त यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ऐसी वादियाँ हैं जिनको हमने देखा है, लेकिन यह है कि वहाँ पे जाने की टूरिस्ट के लिए एक्सेस नहीं है, इश्यूज़ हैं, रोड्स नहीं हैं, और कुछ बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ पे उसके ऊपर जो है ना वहाँ पे जाने पे पाबंदी है। सो उसके अलावा भी जो ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका रोड नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे जो है ना होटल्स नहीं है, और प्रोफेशनल वहाँ पे टूरिस्ट के लिए उनके लेवल का जो है ना वो फूड नहीं है, वो एक्टिविटीज़ नहीं है। आपको वो एक्टिविटीज़ पैदा करनी होंगी। और जो है ना आपके पास देखें, दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ आपके पास हैं,
ग्लेशियर्स आपके पास हैं, लेक्स आपके पास हैं, सैंड आपके पास है, हाई रिच माउंटेन्स आपके पास हैं। तो टूरिज़्म तो इसी का नाम है। रिवर्स आपके पास हैं, वाइट वाटर आपके पास है। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। हमारे पास 4 सीज़न टूरिज़्म है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे इलाके बहुत कम हैं जहाँ पे 4 सीज़न टूरिज़्म है। आपके पास फर्स्ट आपके पास ब्लॉसम सीज़न आता है, फूल खिलते हैं दरख्तों के ऊपर, तो वो देखने वाली एक अट्रैक्शन होती है। उसके बाद आप जाएं जी, आपका समर आ जाता है। समर में आपके सारी वैलीज़ ओपन हो जाती हैं, जो 8,000 फीट 15,000 फीट की बुलंदी से ऊपर जितने भी जो आपकी वैलीज़ हैं, आपका बाबूसर खुल जाता है, आपका शंदूर पास खुल जाता है, आपका बुरजिल पास खुल जाता है। ठीक है जी, ये सारी वो वैलीज़ हैं जहाँ पे अब 15 नवंबर के बाद ये सारी वैलीज़ बंद हो जाएंगी और फर्स्ट वीक ऑफ जून ये सारी वैलीज़ खुल जाती हैं। उसके बाद फिर आपका ऑटम सीज़न, अब हम ऑटम सीज़न में दाखिल होने जा रहे हैं। अब 15 नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में 15 अक्टूबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में ऑटम सीज़न शुरू होता है। अब अपर हुंजा और स्कर्दू और अस्तोर साइड पे तो ऑटम आपका शुरू हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, अब ये सेंटर जो गिलगित है यहाँ पे, ये ऑटम सीज़न अगले 10 दिनों बाद 15 दिनों बाद शुरू होगा। उसके बाद आप चले जाएं जी, विंटर आपके पास है। विंटर में आपके पास नलतर वैली है जहाँ पे इंटरनेशनल स्की ग्राउंड है, स्की का जो वहाँ पे बना हुआ है। और आपको पता है कि सालाना वहाँ पे इंटरनेशनल स्कीइंग के वहाँ पे गेम्स वहाँ पे होती हैं। और आपके पास विंटर्स के अंदर बाकायदा जो है कि आईबेक्स का और उसके बहुत सारे जो हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका शिकार होता है। आपके पास हंटिंग जो है ना, आपके पास सबसे मेन रिसोर्स है जिससे आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप उससे कमा सकते हैं। सालाना आप कमा रहे हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, पब्लिक गवर्नमेंट उस पर पार्टनरशिप पे होता है। तो हम जो है ना 4 सीज़न में बहुत सारे उसको प्रॉपर देखें। फिर सर्दियों में आके हमारे पास बिजली नहीं होती। सर्दियों में कराची से डोमेस्टिक टूरिज़्म की मैं बात करूँगा, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट जो है ना यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं, लेकिन हमें ईमेल पे कहते हैं कि जी बिजली है, रनिंग हॉट वाटर मिलेगा, रूम सेंट्रली हमें हीटिंग सिस्टम मिलेगा। हम कहते हैं जी बिजली नहीं है, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो वो पागल नहीं है कि वो टूरिस्ट आके मुझे देखे। वो फैसिलिटीज़ बाहर नेचर को एंजॉय करने के बाद जब रिलैक्स होने अपने रूम में चला जाता है, तो उसे बिजली हीटिंग का निज़ाम, उसके लिए वाईफाई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान में अब तक हमारे पास जो यही जो इंटरनेट का सिस्टम है, अब तक जितनी यहाँ पे मल्टी सेलुलर कंपनीज़, यहाँ पे जो सेलुलर कंपनीज़ काम कर रही हैं, बेशमूल दीगर हमारे जो यहाँ पे इस्काम है, तो ओवरऑल जो है ना इनकी सर्विस से अब तक आवाम जो है ना वो मुतमईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, पैसे हमसे ले रहे हैं, सर्विसेज हमें नहीं दे रहे हैं। तो इसको भी जो है ना वो स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, इसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि टूरिस्ट जो है ना आके दिन भर घूमता है, शाम को अपनी फैमिली के साथ वो चीज़ें शेयर करता है कि जो है ना मैं यहाँ गया था, ये जगह थी, वो पिक्चर्स अपलोड करेगा, उधर इंटरनेट उसका चलेगा नहीं, तो वो बेचारा वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। सो गिलगित के अंदर बिजली और उसके साथ इंटरनेट का निज़ाम, इसका ज़्यादा जो है ना टूरिज़्म को प्रोमोट करने के लिए इसका ज़्यादा रोल है। अगर ये सही मानों में अपना काम करेंगे तो टूरिज़्म जो है ना बेहतर अंदाज में हम इसको प्रोमोट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कोसर साहब, आपने ओवरऑल टूरिज़्म के हवाले से जो नेचर रिसोर्सेज है उनकी प्रॉपर दानिशमंदाना इस्तेमाल के हवाले से आपने बात की है। इसमें एक और चीज़ जो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो स्टेटस है, यहाँ की जो आइनी शनाख्त है, यहाँ का जो मेन इशू है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अभी मेन स्ट्रीम कौमी धारे में शामिल किया जा रहा है, इस पे क्या वे आउट हो सकता है? फिर इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अहम इशूज़ और क्या क्या हैं? जी, ये गिलगित बल्तिस्तान का पिछले 77-78 सालों से हमारा ये इशू चल रहा है। और हमारा ये जो डिमांड है, अवामी जो डिमांड, दुनिया के अंदर जो है ना वो मुल्कों के साथ अलहदगी की तहरीकें चलती हैं। बिल्कुल। और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वाहिद ख़ित्ता इलाका है जो हम कहते हैं कि यार हमें आप अपने साथ मिलाओ। हम शमूलियत की तहरीक चला रहे हैं 1948 से, बिल्कुल, लेकिन अब तक पता नहीं हमारी वो कौन सी ऐसी गुनाहें थी
जिसकी वजह से अब तक वो हम नाकर्दा सज़ा हम भुगत रहे हैं। अभी कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं, लेकिन जब भी ये सियासी दंगल शुरू होता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर कोई भी पार्टी आती है, वो इसी तरह या कोई पैकेज का शोशा छोड़ देती है या कोई इसी तरह कोई अपना अबूरी सूबाई हम स्टेटस बनाएंगे, इस हवाले से एक बात आती है। अब ये वफाक सोचे कि गिलगित बल्तिस्तान को अब तक 77 सालों में क्यों लटकाए रखा, हमारा सवाल है। और हम हक बजानिब हैं कि हमने तो इल्हाक पाकिस्तान 1948 में किया। अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे के आईन पाकिस्तान के अंदर हमें अब तक शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या इससे कश्मीर काज को नुकसान हुआ? मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर का जो इशू है, हमने शुरू दिन से मॉरली हमने कश्मीर काज को सपोर्ट किया और अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी लीडरान ने हमें आज तक किसी इशू के ऊपर सपोर्ट नहीं किया। हालांकि वो जो है ना अपनी जो है वो खुद एंजॉय करते रहे, वो अपनी अयाशियाँ वो एंजॉय करते रहे, अपनी सहूलियात वो एंजॉय करते रहे। वो वज़ीर आज़म भी बने, वो सदर भी बने, वो जी पाकिस्तान के साथ भी जो अपने जो है मुफादात हासिल करते रहे, और इधर हमें खुड्डे लाइन लगा दिया। बात यह है कि अब वफाक को समझना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान को अपने इस आईनी दायरे में लाना है या नहीं लाना। हम तो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल 5वां सूबा बनाए, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इसको 5वां आईनी सूबा नहीं बनाते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में एक सोच परवान चढ़ रही है जो ये कहती है कि ठीक है जी, अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो बस ठीक है, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है तो हमें छोड़ दें, हम अपनी फिर कोई और सोचेंगे। ऐसी सोच भी अब इलाके के अंदर पैदा होने लगी है और ये सोच रोज़ बरोज़ इस सोच में इजाफा हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन पाया जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा यूथ स्पेशली फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों? उसकी वजह यह है कि आपके पास 1% जो है, आपके पास 1% उसकी अभी इसकी आप ले लें जो आपके CSS की जो पोस्टें हैं, 2% आपकी जो है ना फाटा के पास है और 1% आपके गिलगित बल्तिस्तान को इस दफ़ा दिया गया है, तो यूथ तो फ्रस्ट्रेटेड होगी। और 1% से आप कितने यूथ को एकोमोडेट कर सकते हैं? फिर आप मुझे बताएं कि यूथ जो है वो पढ़ लिख के, वो MPhil करके, वो PhD करके क्या करेगी जब उसे CSS के अंदर ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिल रही है, और तो उसको कहीं और कैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आप देख रहे हैं कि आईनी दायरे के अंदर ना होने की वजह से, या जो उस वक्त जो आपकी वैकेंसी शेयरिंग फार्मूले के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं वफाक की तरफ से, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। उस वजह से भी जो है ना यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपकी यूथ भी फ्रस्ट्रेटेड है। तो क्या करें? आप यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जो बड़े हाई लेवल पे जो सेक्रेटरीज़ हैं, उनमें से गिलगित बल्तिस्तान के कितने हैं और वफाक से कितने आए हुए हैं? उसके अलावा जो दीगर अदारों के अंदर ऑफिसर्स हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के कितने हैं, ग्रेड वाइज अपर ग्रेड्स के अंदर आपके गिलगित बल्तिस्तान के कितने हैं? तो यही फ्रस्ट्रेशन है जिसके बारे में यूथ सोच रही है। तो इसके लिए मेरी वफाक से गुजारिश होगी कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ और आवाम की जो एहसास महरूमी है, और इंतहाई बहुत ही एहसास महरूमी के अंदर मुब्तला हो चुकी है आवाम, तो इस एहसास महरूमी से आवाम को निकालने का वाहिद हल ये है कि वफाक गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आईनी हैसियत, आईनी दायरे के अंदर जो है ना उसको शामिल करें। हमें बहैसियत 5वां सूबा, पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाए और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को जो है ना आगे तरक्की करने के मौके फ़राहम किए जाएं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने शुरू दिन से, पाकिस्तान बनने के बाद 65 की जंग हुई, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना रोल अदा किया। 71 की जंग हुई,
गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना रोल अदा किया और हमारी सरज़मीन गिलगित बल्तिस्तान के चप्पे चप्पे जो है ना, हमारे शहदा के खून से रंगीन है। बिल्कुल। तो अब ये वक्त आया है कि वफाक जो है इन कुर्बानियों का सिला गिलगित बल्तिस्तान को एक मुकम्मल सूबा बनाकर हमें तोहफे में दे, ताकि यहाँ की आवाम, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मज़ीद पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए, इसकी दिफा के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इस मुल्क अज़ीम ममलिकत पाकिस्तान की कामयाबी के लिए अपना बेहतर और मुस्बित किरदार अदा कर सकें। और इसके लिए हमारी भरपूर कोशिश जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि हम कोई और सोचें। तो हमारी सोच यही है कि हम पाकिस्तानी थे, हम पाकिस्तानी हैं और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी रहेंगे। अच्छा कौसर साहब, सवालात ज़्यादा हैं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को, पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पब्लिक से ये गुजारिश करूँगा कि सियासी मैदान के अंदर अहल नुमाइंदों का चुनाव करें और इलाके के अंदर खुसूसन इन हालात में, इलेक्शन के दिनों में, एक वोट की खातिर अपनी रिश्तेदारियां ख़राब ना करें, वोट की खातिर मोहल्लेदारी का एहतराम करें, मोहल्लेदारी के अंदर ख़राबी पैदा ना करें। इस इलाके के लिए मिल के अमन, इत्तेहाद, भाईचारगी के साथ इस जमहूरी अमल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर साहब, आपने हमें टाइम दे दिया। नाजरीन, लास्ट में इस मैसेज के साथ, जैसे कि हमारे कौसर साहब ने कहा कि आप इलेक्शन के दिनों में अपनी रिश्तेदारियां जो है वो वोट की बुनियाद पे आप ख़राब नहीं करें, क्योंकि आपने हमेशा पब्लिक के साथ रहना है, आवाम ने सोसाइटी के अंदर रहना है। मोस्टली हमने देखा है कि हमारे सोसाइटी के अंदर जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो आवाम अपनी रिश्तेदारियों को ख़राब करते हैं वोट के लिए। ये जो सियासतदान होते हैं वो सपोज इलेक्शन हार जाए या जीत जाएँ, उसके बाद आपको कहीं पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आपने, आवाम ने अपने माशरे के अंदर रहना है। तो लिहाजा आप सियासत को सियासत समझें। वोट जो है वो मेरिट की बुनियाद पे, जो बंदा फेयर हो, जिसका अच्छा विज़न हो, जो अच्छा मैनिफेस्टो लेके आपके दरमियान आया हो, आपने मेरिट की बुनियाद पे आपने वोट देना है, क्योंकि वोट जो है वो एक अमानत है। और इलेक्शन के दिनों में आप ज़रूर वोट देने के लिए जाएँ, क्योंकि ये एक जमहूरी प्रोसेस है। इसी के साथ अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।